अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस एक्सरसाइज चैप्टर 6। नेक्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशंस टू रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। जब हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवाते हैं रिहैबिलिटेशन के लिए या फिर हम हेल्दी इंडिविजुअल्स के अंदर हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवानी होती है, तो हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज को यूज़ करते हैं। तो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज जो होती हैं ना, जब हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी जो होती है अडॉप्ट करती है, उसके अंदर अडॉप्टेशंस आ जाती हैं। तो बेसिकली आज हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशंस आ जाती हैं जब हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। तो आज हम बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग के अंदर देखेंगे कि कौन कौन सी अडॉप्टेशंस आ रही है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब हम करवा रहे होते हैं और एंड्योरेंस ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, इन जब हम इनकी ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं तो क्या क्या अडॉप्टेशंस आती हैं और किन कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, आज हम वो देखेंगे। तो बेसिकली कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, इधर हम लिख लेते हैं स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बुक में उन्होंने मेंशन किया होता है वेरिएबल्स। और देन जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं और एंड्योरेंस ट्रेनिंग, ठीक है, ये जो अडॉप्टेशंस हैं फिजियोलॉजिकल, ये एसईक्यू में भी आ सकती हैं, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्केलेटल मसल स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से डिफरेंसेस आते हैं और कौन कौन सी, अब कह सकते हैं कि अडॉप्टेशंस आ रही हैं जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाते हैं और जब हम एंड्योरेंस ट्रेनिंग करवाते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाते हैं तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस लोड होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एंड्योरेंस ट्रेनिंग, और इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ रेपिटेशंस होती हैं वो कम होती हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस लोड ज़्यादा होता है और जो नंबर ऑफ़ रेपिटेशंस होती हैं वो कम होती हैं। और एंड्योरेंस ट्रेनिंग के अंदर रेजिस्टेंस लोड कम होता है और जो नंबर ऑफ़ रेपिटेशंस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो अब हमने इनके डिफरेंसेस देखने हैं। स्केलेटल मसल स्ट्रक्चर के अंदर अब क्या और आता है, कौन कौन सी अडॉप्टेशंस आ रही होती हैं। बेसिकली सबसे पहले इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अब आपने इधर से ही ना आइडिया कर लेना है कि क्या क्या आएगा और गैस कर लेना है। रेजिस्टेंस लोड अब इसका ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाएंगे तो स्केलेटल मसल स्ट्रक्चर जो अडॉप्ट करेगा, क्योंकि जो मसल्स होती हैं ना इनकी नेचुरल कैपेसिटी ये है कि ये अडॉप्ट करते हैं। तो कौन कौन सी अडॉप्टेशंस आ जाती हैं इनके अंदर, सबसे पहले तो इनकी क्या हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। हाइपरट्रॉफी का क्या मतलब है कि इन मसल्स का साइज जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा, और ये ज़्यादातर होगा टाइप 2B फाइबर्स के अंदर। अब टाइप 2B फाइबर्स के अंदर क्यों हाइपरट्रॉफी होगी, टाइप 2A क्यों नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि टाइप 2B फाइबर्स का जो डायामीटर होता है ना वो इंक्रीज होता है, इसलिए इनके अंदर हाइपरट्रॉफी जो होगी वो ज़्यादा होंगे ये हाइपरट्रॉफी एज़ कम्पेयर टू एंड्योरेंस ट्रेनिंग। ठीक है, इसके अंदर मिनिमल भी हो सकती है हाइपरट्रॉफी और नो हाइपरट्रॉफी। ठीक है, इसके अंदर मसल्स का साइज इंक्रीज भी हो सकता है, थोड़ा सा इंक्रीज होगा और नहीं भी इंक्रीज हो सकता, तो दोनों इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। देन हमने फिर देखना है कि फिर कौन सी अडॉप्टेशन, फर्स्ट अडॉप्टेशन आ गई हाइपरट्रॉफी हो रही है, सेकंड अडॉप्टेशन आ जाती है स्केलेटल मसल स्ट्रक्चर्स के अंदर, इसके अंदर क्या हो जाती है, हाइपरप्लेजिया हो जाता है। अब हाइपरप्लेजिया किसे कहते हैं,
कि नंबर ऑफ मसल फाइबर्स जो होते हैं ना वो इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ मसल फाइबर्स इंक्रीज हो जाएंगे। अब हाइपरप्लेजिया क्यों हो रहा है, नंबर ऑफ मसल फाइबर्स क्यों इंक्रीज हो रहे हैं? क्योंकि रेजिस्टेंस लोड बहुत ज़्यादा है। जब रेजिस्टेंस लोड बहुत ज़्यादा है तो जो मसल्स हैं इस लोड को ओवरकम करने के लिए अडॉप्टेशंस करेंगे, अपने साइज़ को इंक्रीज करेंगे ताकि इस रेजिस्टेंस लोड को बियर कर सकें, इसको ओवरकम कर सकें। और हाइपरप्लेजिया यानी कि नंबर ऑफ मसल फाइबर्स इंक्रीज हो जाएंगे ताकि वो इस रेजिस्टेंस लोड को कम कर सकें। लेकिन एंड्योरेंस ट्रेनिंग के अंदर चूंकि रेजिस्टेंस लोड कम है और नंबर ऑफ रेपिटेशन ज़्यादा है, इसलिए इधर हाइपरप्लेजिया ठीक है नहीं होगा। देन जो थर्ड अडॉप्टेशन आ जाती है स्केलेटल मसल स्ट्रक्चर के अंदर, वो आ जाती है कि इसके अंदर बेसिकली जो टाइप 2B फाइबर्स होते हैं ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं टाइप 2A के अंदर। क्योंकि टाइप 2B फाइबर्स जो थे वो उनकी रेजिस्टेंस टू फटीग जो होती है ना वो क्या थी, हमने पहले भी पढ़ा है, रेजिस्टेंस टू फटीग इनकी कम थी और टाइप 2A फाइबर्स की रेजिस्टेंस टू फटीग ज़्यादा थी। ठीक है, तो इसलिए जब हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता मसल्स जो होते हैं ना वो अडॉप्ट कर लेते हैं और वो उनके अंदर इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस टू फटीग उनकी ज़्यादा हो जाती है, उनके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा आ जाती है, इसलिए वो टाइप 2B से कन्वर्ट हो जाते हैं टू टाइप 2A के अंदर और वो इतनी जल्दी अब फटीग भी नहीं करेंगे। ठीक है, और फोर्थ अडॉप्टेशन आ जाती है इनके अंदर जो कैपिलरी बेड डेंसिटी है वो कम हो जाएगी और जो माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी है वो भी कम हो जाएगी। अब कैपिलरी बेड डेंसिटी और माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी क्यों कम हो रही है? कैपिलरी बेड डेंसिटी इसलिए कम हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ मायोफिलामेंट्स, क्योंकि नंबर ऑफ मसल फाइबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ मसल फाइबर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ मायोफिलामेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कैपिलरी बेड डेंसिटी जो होती है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और वो कम हो जाती है। और जो माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी है वो क्यों कम होती है? क्योंकि जो ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी होती है मसल की वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग पड़ती है जब हम क्या करवा रहे होते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। तो इसलिए ये वाली अडॉप्टेशन आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन एंड्योरेंस ट्रेनिंग के अंदर चूँकि नंबर ऑफ़ रेपिटिशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि बार बार रेपिटिशंस करवाते हैं हम, उसी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी, जो मसल्स हैं उनको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, इसलिए माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी इनके अंदर ज़्यादा होती है और उनको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए और उनको क्या चाहिए, ब्लड भी बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, ब्लड जब उनको ज़्यादा मिलेगा, जो एक्सरसाइजिंग मसल्स होते हैं तो उनको फिर ऑक्सीजन भी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए, इसलिए जब एंड्योरेंस ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं तो इसके अंदर क्या हो जाती है, कैपिलरी बेड डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ये तो फर्स्ट स्ट्रक्चर की अडॉप्टेशंस हमने देख ली कि स्केलेटल मसल स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी अडॉप्टेशंस आ रही हैं। देन अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक और चीज़ रह गई है यहाँ पे कि उसने कहा है कि टाइप 2 जो, ठीक है 6, ठीक है, इसके अंदर इसने कहा है कि जो टाइप 1 है फाइबर्स, ठीक है, टाइप 2B से वो चेंज तो हो जाएंगे टाइप 2A के अंदर मसल फाइबर्स, लेकिन जो टाइप 1 फाइबर्स हैं वो चेंज नहीं होंगे टाइप 2 फाइबर्स के अंदर। क्योंकि टाइप तो उनकी वही रहेगी, टाइप 1 फाइबर्स, टाइप 2 फाइबर्स,
ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर किया हुआ है अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट कौन कौन सी अडॉप्टेशंस आएंगी। नेक्स्ट जो अडॉप्टेशंस आएंगी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एंड्योरेंस ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है, तो देन हम डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूरल सिस्टम के अंदर कौन कौन सी अडॉप्टेशंस आएंगी। हमारी न्यूरॉन्स जो है ना वो किस तरह अडॉप्ट करेंगे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के अगेंस्ट। तो सबसे पहले क्या होगा कि जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाएंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उसके अंदर जो मैसेजेस इम्पल्सिस कंडक्शन होनी है वो भी फास्ट हो जाएगी। तो उसके लिए क्या होगा कि बॉडी क्या करेगी, अडॉप्ट करेगी मोटर यूनिट्स जो है जिन्होंने एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसमिट करना होता है मसल फाइबर्स के अंदर, वो क्या करेंगे, उनकी रिक्रूटमेंट ज़्यादा होगी। रेट ऑफ फायरिंग वो भी ज़्यादा हो जाएगी, और सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फायरिंग। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फायरिंग का मतलब ये है कि एट अ टाइम ही बहुत ज़्यादा जो न्यूरॉन्स होंगी ना वो क्या करेंगी, वो एट अ टाइम ही वो क्या करेंगी, एट द सेम टाइम फायरिंग करेंगी। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जो होगा वो ज़्यादा फास्टली और ज़्यादा रैपिडली ट्रांसमिट होगा नर्व मसल्स के अंदर। ठीक है, नर्व मसल्स कह रही हूँ, सॉरी, मसल फाइबर्स के अंदर। तो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फायरिंग का ये फ़ायदा इंक्रीज होने का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर। लेकिन एंड्योरेंस ट्रेनिंग के अंदर जो न्यूरल सिस्टम के अंदर चेंजेस आनी है वो नहीं आती, इसके अंदर नो चेंजेस। देन आ जाती है थर्ड, हम देख लेते हैं कि मेटाबॉलिक सिस्टम्स जो होते हैं उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगी। ठीक है, तो ये दोनों की सेम है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की और एंड्योरेंस ट्रेनिंग की, इसके अंदर कोई भी बेसिक डिफरेंस नहीं है इन दोनों के अंदर। एटीपी, इसके अंदर भी सेम ही होंगी वही चेंजेस। ठीक है, एटीपी और जो पीसी स्टोरेज है वो इंक्रीज हो जाएगा। मायोग्लोबिन मसल्स के अंदर जो स्टोर होती है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। टैग वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज, एनर्जी सिस्टम हम 7 चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, तो तब आपको ये पता चल जाएगा। ये जो मैं नाम ले रही हूँ क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज, ये भी इंक्रीज हो जाएगा इसके अंदर। मायोकाइनेज ये भी इसके अंदर इंक्रीज हो जाएगा। और एंड्योरेंस ट्रेनिंग के अंदर कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है, ये सेम ही है। थर्ड जो इसके अंदर, बल्कि फोर्थ जो है इसके अंदर सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं वो आ जाते हैं बॉडी कंपोजिशन के। बॉडी के कंपोजिशन के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होती हैं कि जो लीन बॉडी मैस होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है। लीन बॉडी मैस कहते हैं कि बॉडी का वो मैस जो फैट फ्री हो, उसको हम कहते हैं लीन बॉडी मैस। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाने से लीन बॉडी जो मैस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन एंड्योरेंस ट्रेनिंग के अंदर नो चेंजेस, लीन बॉडी मैस के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आती। देन आ जाता है बॉडी का सिस्टम फिफ्थ, इसके अंदर आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। अब कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर कौन कौन सी अडॉप्टेशंस आ जाती हैं, तो कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर क्या क्या आ जाएंगे, टेंडन्स आ जाएंगे, लिगामेंट्स आ जाएंगे, इसके अंदर सेम ही होंगी ये चेंजेस। टेंडन्स आ जाएंगे, लिगामेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, बोन आ जाएगी हमारी। तो इनकी बेसिकली स्ट्रेंथनिंग होगी।
ठीक है, इनकी बोन की, टेंडन्स और लिगामेंट्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना वो इंक्रीज होगी। आई होप सो कि आज के टॉपिक से रिलेटेड आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह की इफेक्टिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।